हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। तो चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 1857 का विद्रोह दिया हुआ है, 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान दिए हुए हैं। इसलिए जो चैप्टर है आपका कैसा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देखिएगा, है ना। और चलिए बढ़ते हैं चीज़ों को आगे लेकर। और इसको देखिए कि आपका हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री का सीरीज है। और इससे पहले मैंने आपको पूरा भूगोल करवा दिया है, तो भूगोल आपको देखना पड़ेगा क्योंकि भूगोल देख के अगर आप आएंगे तो हिस्ट्री आपको बोरिंग नहीं लगेगा, बहुत अच्छे से हिस्ट्री समझ में आएगा, है ना। और इसके अलावा आप साइंस देखना चाहें तो साइंस देख लीजिए। साइंस मैंने आपका फुल डिटेल 6 से 10 तक का करवाया हुआ है। इसके मैंने 1 लाइन क्वेश्चन एक एक करवाए हुए हैं आपके, है ना, तो जाके उसको भी देख लीजिए। तो चलिए अध्याय 11 की ओर बढ़ते हैं, विद्रोही और राज। और देखिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इच्छा करे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, है ना, शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखिए आगे 1857 का विद्रोह देख लीजिए। तो देखिए जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगी, आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। देखिए 10 मई 1857 की दोपहर बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। तो 10 मई डेट पूछता है कभी कभार एग्जाम में, 1857 तो आपका है ही। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था विद्रोह, तो मेरठ छावनी से, मेरठ से पूछा जाता है ना। हलचल की शुरुआत भारतीय सैनिकों से बनी पैदल सेना से हुई थी, जो जल्द ही घुड़सवार फौज और फिर शहर तक फैल गई। शुरुआत में क्या हुआ, भारतीय सैनिकों से बनी, भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया, पैदल सेना, इसके बाद घुड़सवार सेना भी उसमें आ गई। और फिर क्या हुआ, फिर शहर तक ये चीज़ें फैलती गईं। शहर और आसपास के देहात के लोग सिपाहियों के साथ जुड़ गए। जो सिपाही थे जब वो इस विद्रोह में उतरे, आगे देखेंगे कि विद्रोह आखिर हुआ क्यों, क्या वजह थी, है ना। तो गांव देहात के लोग भी इन चीज़ों में क्या हुए, आके जुड़ गए, जो पास के गांव के थे। सिपाहियों ने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। शस्त्रागार यानी जहाँ पे शस्त्र रखे हुए थे, जहाँ पे बंदूकें वगैरह रखी हुई थी, उन पर सिपाहियों ने कब्जा कर लिया। जहाँ हथियार और गोला बारूद रखे हुए थे, इसके बाद उन्होंने मतलब हथियार बंदूकें भी रखी थी और गोला बारूद। आगे देखिए, इसके बाद उन्होंने गोरों पर निशाना साधा, अंग्रेजों पर निशाना साधा और उनके बंगलों, साजो सामान को तहस नहस कर डाला, जलाना फूकना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड दफ्तर, जेल, अदालत, डाक खाने, सरकारी खजाने जैसी सरकारी इमारतों को लूटकर तबाह किया जाने लगा। शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली टेलीग्राम लाइन काट दी गई, मतलब ताकि क्या हुआ कि आप कॉल ही ना कर सकें किसी को। अंधेरा परसते ही, मतलब अंधेरा परसते यानी आते ही, अंधेरा जैसे ही ढलने लगा, थोड़ा थोड़ा अंधेरा आते ही सिपाहियों का एक जत्था मतलब ग्रुप घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। यह जत्था 11 मई को तड़के लाल किले के फाटक पर पहुंच गया। तो देखिए विद्रोह के लिए कभी कभी 10 मई भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा और कहीं कहीं पे 11 मई भी लिखा हुआ मिल जाएगा, है ना। और अब एग्जाम में डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है, एक तो एनसीईआरटी का लिखा हुआ मिलेगा कि 10 को तो विद्रोह शुरू हुआ था और 11 को ये लोग दिल्ली के लाल किले में पहुंच गए थे। और अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है ना। चलिए देखिए आगे देखिएगा, इसको साफ कर दूं मैं इधर से। देखिए रमजान का महीना था, मई का जो महीना था उन दिनों 1857 पे, तो कौन सा महीना था, वो रमजान का महीना था। मुगल सम्राट बहादुर शाह नवाज पढ़ और सहरी क्या होता है, तो रोजे के दिनों में सूरज उगने से पहले का भोजन को सहरी कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि सहरी क्या होता है। तो जो मान लीजिए सुबह के 5 बजे सहरी होता होगा, 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे, जितने टाइम जिसको खाना। गर्मियों के दिन है मई जून का, तो 5 बजे तो आपका क्या है, 5 बजे तो उजेला हो जाता है ना मई जून में। तो आप 4 बजे का समय ले लीजिए शहरी में, वो डिपेंड करता है सूरज कितने टाइम निकलेगा, है ना। अगर सर्दियों की बात करें तो देर से निकलता है सूरज, गर्मियों की बात करें तो सुबह 5 बजे उजेला हो जाता है, तो 4:30 बजे का समय ले लीजिए। चलिए देखिए आगे, उन्हें फाटक पर हो हल्ला सुनाई दिया। किनको, बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर कौन थे, तो मुगल लास्ट सम्राट थे, मुगलों के लास्ट सम्राट थे, मुगल साम्राज्य के लास्ट सम्राट थे बहादुर शाह जफर। हल्ला सुनाई दिया। बाहर खड़े सिपाहियों ने जानकारी दी कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को तो मार आए हैं, क्योंकि वे हमें गाय और सुअर की चर्बी से लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे। तो क्या है वजह, ये इतना सब किस लिए हो रहा है, धर्म की वजह से। धर्म यानी हिंदू धर्म के लोग
गाय को माता मानते हैं। उसको मारना, खाना, काटना, उसका मांस खाना बिल्कुल उनके लिए उचित नहीं रहता है। और अफवाह कैसी फैली थी, तो अफवाह ऐसी फैली थी कि जो बंदूकें थीं, जो बारूद थे, जो वो बारूद थे, उसमें क्या था कि मुँह से खींचना पड़ता था। बंदूक की जो लगाने की उसमें गोली थी, उसको मुँह से खींच के बंदूक में लगाना, फिर जाके वो फटती थी, यानी फिर उसको मारते थे। या फिर बम की बात करें तो मुँह से खींचना पड़ेगा, फिर फेंकेंगे तो वो फटेगा। तो वो जो मुँह से खींचने वाला सिस्टम था, उसमें इन लोगों ने अफवाह फैल चुकी थी इस चीज़ की कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी में लिपटा हुआ लेप लगा हुआ है। गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा हुआ है। तो वो कारतूस थे वो दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे। इससे हिंदू और मुस्लिम अपना धर्म भ्रष्ट मानते थे। क्या हुआ कि सैनिकों ने कहा हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा इस चीज से, है ना। तब तक से इसी के कारण क्या हुआ, इन लोगों ने विद्रोह किया। जब तक सिपाहियों का एक और जत्था दिल्ली में दाखिल हो चुका था और शहर के आम लोग उनके साथ जुड़ने लगे थे। बहुत सारे यूरोपियन लोग मारे गए, दिल्ली के अमीर लोगों पर हमले हुए और लूटपाट हुई। दिल्ली अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी। कुछ सिपाही लाल किले में दाखिल होने के लिए दरबार के शिष्टाचार का पालन किए बिना बेधड़क किले में घुस गए थे। उनकी मांग थी कि बादशाह आए, अपना आशीर्वाद दें और मालिक बने, है ना। सिपाहियों से घिरे बहादुर शाह के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई भी चारा नहीं था। उनको बात माननी ही थी। इस तरह इस विद्रोह में एक वैधता हासिल कर ली, क्योंकि अब उसे मुगल बादशाह के नाम पर चलाया जाने लगा। इनको सबसे आगे कर दिया। पहली बात तो ये बहुत वृद्ध थे एकदम। इनकी इधर पे तस्वीर दिखाई हुई है, धुंधली दिख रही है, अगर आप ध्यान से देखें तो कितने एकदम वृद्ध थे। इनके हाथ में कुछ नहीं था। वो तो सिपाहियों ने ज़बरदस्ती किया, तो इनने क्या किया, ठीक है हम मालिक बन गए, है ना, ये था। चल देखिएंगे 12 और 13 मई को उत्तर भारत में शांति रही। लेकिन अभी तो क्या हुआ, 12 और 13 मई को उत्तर भारत में शांति थी, लेकिन जैसे ही यह खबर फैली कि दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है और बहादुर शाह ने विद्रोह को अपना समर्थन दे दिया है, हालात तेजी से बदलने लगे। गंगा घाटी की छावनियां और दिल्ली के पश्चिम की कुछ छावनियों में विद्रोह के स्वर तेज होने लगे। जब इनको पता चला दिल्ली पर कब्जा कर लिया है सैनिकों द्वारा और बहादुर शाह जफर यानी हमारे राजा ने, हमारे सम्राट ने इस चीज़ को सह दे दी है, तो लोगों को क्या हुआ, साहस बना। चलिए देखें आगे विद्रोह का ढर्रा। ध्यान से सुनिएगा इसको। यदि इन विद्रोहों को तारीख के हिसाब से सिलसिलेवार रखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचती गई, वैसे वैसे सिपाही हथियार उठाते गए। हर छावनी में विद्रोह का घटनाक्रम कमोबेश एक जैसा था। सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुआ, इसको देख लीजिए। फिरंगी, आपने वो महारानी लक्ष्मीबाई का सीरियल देखा हो तो उसमें भाग फिरंगी भाग का नारा लगाते हैं, मतलब अधिकतर उसमें फिरंगी नाम यूज किया जाता है ना, फिरंगी। तो फिरंगी शब्द कहाँ से आया, फारसी भाषा का शब्द जो संभवतः फ्रैंक, जिसे फ्रांस का नाम पड़ा है, फ्रैंक से फ्रांस का नाम पड़ गया, और फिरंगी भी इसी से निकला हुआ है। इसी उर्दू और हिंदी में पश्चिमी लोगों का मजाक उड़ाने के लिए कभी कभी इसका प्रयोग अपमानजनक दृष्टि से किया जाता है, किसका, फिरंगी। और इसलिए जो हमारे अंग्रेज थे उनको हम फिरंगी कहते थे। हरी बात समझ में। चलिए देखें आगे सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुआ। सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्रवाई शुरू की। कई जगह शाम के समय तोप का गोला दागा गया तो कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया गया। सबसे पहले उन्होंने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था, जहाँ पर शस्त्र रखे हुए थे, और अंग्रेजी और सरकारी खजाने को लूट लिया था। जो पैसा टका था इनके पास सब लूट लिया था। इसके बाद उन्होंने जेल, सरकारी खजाने, टेलीग्राम दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगलो, तमाम सरकारी इमारतों पर हमला किया और सारे रिकॉर्ड जलाते चले गए। सब रिकॉर्ड जला दिया, कुछ नहीं बचने दिया। गोरों से संबंधित हर चीज़ और हर शख्स हमले का निशाना था। हिंदुओं और मुसलमानों तमाम लोगों को एकजुट होने और फिरंगियों का सफाया करने के लिए हिंदी, उर्दू और फारसी में अपीलें जारी होने लगीं। विद्रोह में आम लोगों ने भी शामिल हो जाने के साथ साथ हमलों का दायरा क्या किया, हमलों का और ज़्यादा दायरा फैल गया। लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे बड़े शहरों में साहूकार और अमीर भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बनने लगे। किसान इन लोगों को न केवल अपना उत्पीड़क बल्कि अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे। ज़्यादातर जगह अमीरों के घर बार लुटकर तबाह कर दिए गए।
सिपाहियों की कतारों में हुए इन छिटपुट विद्रोहों ने जल्द ही एक चौतरफा विद्रोह का रूप ले लिया। शासन की सत्ता और सोपानों की सरेआम अवहेलना होने लगी। चलिए इसको आगे देखिए। मई जून के महीनों में अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की कार्रवाइयों का कोई जवाब नहीं था। अंग्रेज अपनी जिंदगी और घर बार बचाने में फंसे हुए थे। जैसे ही एक ब्रिटिश अफसर ने लिखा, ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह ब्रिटिश शासन बिखर रहा है। कभी आपने खेल खेला हो ताश के पत्तों से, और इस तरीके से जब हम क्या करते हैं, पहले तो इस तरीके से उसको लगाते हैं, किसको, ताश को, फिर ऊपर से एक एक ताश रखते हैं और फिर इसके बाद इस तरीके से महल बनाते हैं। और इसमें यह है कि अगर आपका इसका फूंक भी लग गया ना मोह का, तो ये क्या होता है, पूरा ढह जाता है ताश का पत्ता। इस तरीके से देखिए मैंने पूरा महल बना दिया आप लोगों के लिए। देखिए इसको पूरा महल बन गया ये ताश का। अब इसमें स्थिति ये रहती है कि जब आप इसको रख रहे हैं, आपके मुँह की सांस, मुँह की हवा निकल जाए, या फिर मान लीजिए हाथ का ही हल्का सा ऐसा जोर से आप हाथ कर दें तो हाथ के बगल की हवा निकल जाए, तो ये जो ताश का महल आपने बनाया हुआ है ना, एकदम से पूरा फुर्र हो जाता है, यानी गिर जाता है। तो वही चीज़ बोला एक अंग्रेज अफसर, बोला ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर रहा है। चलिए देखिए आगे। असामान्य समय में सामान्य जीवन, तो इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से लोगों को खाना उस समय मिल रहा था। इस चीज़ को आप लोग पढ़ लीजिएगा कि बासी सब्जी वगैरह किस तरीके से मिल रही थी, ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना, उसमें कोई जानने वाली चीज़ें नहीं है। संचार के माध्यम क्या थे, संचार के माध्यम में अगर आप बात करें तो अभी आपने देखा टेलीग्राम की लाइन काट दी थी, है ना। तो अब देखते हैं संचार कैसे करते थे। अलग अलग स्थानों पर विद्रोह के ढर्रे में समानता की बजाय आंशिक रूप से उसकी योजना और समन्वय में निहित थी। इसमें कोई शक नहीं कि विभिन्न छावनियों के सिपाहियों के बीच अच्छा संचार बना हुआ था। जब 7वीं अवध इर्रेगुलर कैवलरी ने मई की शुरुआत में नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने 48 नेटिव इन्फेंट्री को लिखा कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए यह फैसला लिया और 48 नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। सिपाही या उसके संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। लब्बुलवाब एक ही लोग बस बगावत के मंसूबे गढ़ रहे थे और उसी के बारे में बात कर रहे थे। यानी हर जगह जो चीज़ें थीं धीरे धीरे जो है विद्रोह के बारे में ही फैल रही थी। अगर ग्रुप में 4-5 लोग पेड़ के नीचे बैठे हैं तो वो बात क्या करेंगे, वही चीज़ें करेंगे, वही बात है। सिस्टन और तहसीलदार, देखिए सिस्टन क्या था और तहसीलदार कौन थे। विद्रोह और सैनिक अवज्ञा के संदर्भ में सीतापुर के देसी ईसाई पुलिस इंस्पेक्टर फ्रंटवा सिस्टन कौन थे, फ्रंटवा सिस्टन इंस्पेक्टर थे का अनुभव हमें बहुत कुछ बताता है। तो मजिस्ट्रेट के पास शिष्टाचार बस मिलने सहारनपुर गया हुआ था। सिस्टन हिंदुस्तानी कपड़े पहने था और आलथी पालथी मारकर बैठा हुआ था। इसी बीच बिजनौर का एक मुसलमान तहसीलदार कमरे में दाखिल हुआ। उसे पता चला कि सिस्टन अवध में तैनात है, तो उसने पूछा क्या खबर है अवध की, क्या खबर है अवध की, बताइए। तहसीलदार ने पूछा काम कैसा चल रहा है अवध में। सिस्टन ने कहा अगर हमें अवध में काम मिलता है तो जनाब आली को भी पता चल जाएगा। इस पर तहसीलदार ने कहा भरोसा रखो, इस बार हम कामयाब होंगे, मामला काबिल हाथों में है। बाद में पता चला कि तहसीलदार बिजनौर के विद्रोहियों का सबसे बड़ा नेता था। चलिए आगे देखिएगा, मतलब वो विद्रोहियों का सबसे बड़ा नेता बन के बैठा था, है ना, जो तहसीलदार था। और उसको क्या है, उसको सांत्वना दे रहा है कि आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और वो बेचारा अंग्रेज है, लेकिन मतलब हिंदुस्तानी कपड़े पहन के घूम रहा है ताकि बचा रहे चीज लोगों से। विद्रोह क्योंकि क्या है, ये लोग क्या कर रहे थे, थाने के थाने इन लोगों ने जला दिए थे। क्यों, क्योंकि शस्त्रागार पर तो बिल्कुल बैठ गए थे ना, मतलब उसको कब्जे में ले लिया था। चलिए देखिए आगे। विद्रोह की बनावट और जिन साक्ष्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि इन विद्रोहों ने एक योजना और समन्वय था, मतलब एक तो योजना बनाकर काम करते थे, दूसरा क्या था, इनमें बहुत ही एकता थी, यूनिटी थी। उनको देखकर कुछ अहम सवाल खड़े होते थे। ये योजना कैसे बनाई गई, योजनाकार कौन थे। मौजूदा दस्तावेजों के आधार पर इन सवालों के सीधे सीधे जवाब देना कठिन है, फिर भी एक घटना इस बारे में कुछ सुराग जरूर देती है कि ये विद्रोह इतने सुनियोजित कैसे थे। विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हेयरसे की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों का था। जहां कैप्टन हेयरसे तैनात था
वहीं 41वीं नेटिव इन्फेंट्री भी तैनात थी। इन्फेंट्री की दलील थी कि क्योंकि वे क्या दलील थी, क्योंकि वे अपने तमाम गोरे अफसरों को ख़त्म कर चुके हैं, इसलिए अवध मिलिट्री का फर्ज बनता है कि या तो वे हियर्सी को मौत की नींद सुला दें या उसे गिरफ्तार करके 41वीं नेटिव इन्फेंट्री के हवाले कर दें। मिलिट्री पुलिस ने दोनों दलीलें खारिज कर दी। अब यह तय किया गया कि इस मामले को हल करने के लिए हर रेजिमेंट के देसी अफसरों की एक पंचायत बुलाई जाए। इस विद्रोह के शुरुआती इतिहासकारों में से एक चार्ल्स बॉल ने लिखा है कि ये पंचायतें रात को कानपुर सिपाही लाइनों से जुड़ती थीं। इसका मतलब था कि सामूहिक रूप से कुछ फैसले जरूर लिए जा रहे थे, क्योंकि सिपाही लाइनों में रहते थे और सभी की जीवन शैली एक जैसी थी, और क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रायः एक ही जाति के होते थे, इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि वे इकट्ठा बैठकर अपने भविष्य के बारे में फैसले ले रहे होंगे। ये सिपाही अपने विद्रोही के कर्ता धर्ता खुद ही थे। यानी देखिए, अगर इंडियन है तो देखिए, अगर एक इंडियन का धर्म भ्रष्ट हो रहा है तो वो कारतूस तो भाई सबके लिए थे ना, सब इंडियन के लिए थे, सब इंडियन को मुँह से खींचने थे वो कारतूस, सबको दिक्कत थी, तो हर इंडियन का ही साथ दे रहा था, अंग्रेजों का साथ क्यों देगा। नेता और अनुयायी, ये महारानी लक्ष्मीबाई का एक चित्र बना हुआ है, बहुत जाना पहचाना। देखिए, नेता और अनुयायी, अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व तो संगठन जरूरी था। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विद्रोहियों ने कई बार ऐसे लोगों की शरण ली जो अंग्रेजों से पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं कि मेरठ के सिपाहियों ने सबसे पहले जो काम किए उनमें एक यह था कि फौरन दिल्ली गए और उन्होंने बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह से विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने की दरख्वास्त की, लेकिन इस निवेदन पर सहमति हासिल करने में भी वक्त लगा। बहादुर शाह इस खबर पर भयभीत और बेचैन दिखाई दिए। बहादुर शाह ने नाम मात्र का नेता बनने का जिम्मेदारी भी तब स्वीकार की जब कुछ सिपाही शाही शिष्टाचार की अवहेलना करते हुए जबरन लाल किले के मुगल दरबार में जा घुसे थे और बहादुर शाह के पास वाकई कोई चारा नहीं बचा था। यानी मजबूरी है ना, मजबूरी में बहादुर शाह जफर जो हैं नेता बन बैठे और उनको नुकसान भी हुआ है। बहादुर शाह जफर को और बहादुर शाह जफर के बेटों को, सबको उनके सामने ही अंग्रेजों ने ऐसे ही कत्ल कर दिया था और फिर बहादुर शाह जफर को मार दिया था। यानी मुगल वंश यहाँ से 1857 से पूरा खत्म हो चुका था। अन्य स्थानों पर भी छोटे पैमाने पर ही सही इसी तरह के दृश्य और घट रहे थे। कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहिब के सामने बगावत की बागडोर संभालने के सिवा और कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा था। झांसी में रानी को आम जनता के दबाव में बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा। कुछ ऐसी स्थिति बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह की थी। बिहार में कौन था? कुंवर सिंह। अवध में नवाब वाजिद अली शाह थे। याद रखिएगा, 1857 के समय पर अवध में कौन से नवाब थे, पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन से स्थान पर कौन पर्सन नेतृत्व कर रहा था। तो अवध में वाजिद अली शाह थे। लोकप्रिय शासक को गद्दी से हटा दिए जाने और उनके राज्य पर कब्जा कर लेने की यादें लोगों के जहन में अभी भी ताज़ा थीं। लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पर लोगों ने नवाब के युवा बेटे वजीर कद्र को अपना नेता घोषित कर दिया। लखनऊ में कौन था? वजीर कद्र। सभी जगहों पर नेता दरबारों से जुड़े व्यक्ति रानियां, राजा, नवाब, ताल्लुकदार नहीं थे। अक्सर विद्रोह का संदेश आम पुरुषों एवं महिलाओं के जरिए और कुछ स्थानों पर धार्मिक लोगों के जरिए भी फैल रहा था। मेरठ से इस आशय की खबरें आ रही थीं कि जहां हाथी पर सवार एक फकीर को देखा गया था जिससे सिपाही बार बार मिलने जाते थे। लखनऊ में अवध पर कब्जे के बाद बहुत सारे धार्मिक नेता और स्वयंभू पैगंबर प्रचारक ब्रिटिश राज को नेस्तनाबूद करने का अलख जग चुका था। नेस्तनाबूद यानी बर्बाद करने का। अन्य स्थानों पर किसानों, जमींदारों और आदिवासियों को विद्रोह के लिए उकसाते हुए कई स्थानीय नेता सामने आ चुके थे। शाहमल ने उत्तर प्रदेश में बड़ौत परगना के गांव वालों को संगठित किया था। किन्होंने? शाहमल ने। छोटानागपुर स्थित सिंहभूम के एक आदिवासी काश्तकार। सिंहभूम कहाँ मिलेगा आपको? छोटानागपुर पठार, छोटानागपुर झारखंड। इस चीज़ से याद रखिएगा, है ना, रिलेट करनी पड़ती हैं चीज़ें कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी। सिंहभूम के एक आदिवासी काश्तकार गोनू ने इलाके के कोल आदिवासी का नेतृत्व संभाल लिया था। तो गोनू कहाँ मिलेगा आपको? छोटानागपुर पठार में। 1857 के दो विद्रोही, शाहमल और दूसरे कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो चलिए इनके बारे में देख लेते हैं, शाहमल के बारे में। देखिए, शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना के एक बड़े गांव में रहते थे।
वह एक जाट कुटुंब से संबंध रखते थे जो 84 देश यानी 84 गांव में फैला हुआ था। इस इलाके की जमीन सिंचाई की सुविधाओं से लैस और उपजाऊ थी। यहाँ की मिट्टी काली नम थी। बहुत सारे ग्रामीण संपन्न थे यहाँ के, और लोग ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था को दमनकारी मानते थे। नहीं मानते थे कि हम भैया तुमको कर देंगे इतना सारा, कि आप बिल्कुल लगातार खून चूस ले रहे हैं टैक्स के मामले में, है ना। लगान की दर ज़्यादा और वसूली सख्त थी। नतीजा यह था कि किसानों की जमीन बाहरी लोगों के हाथ में जा रही थी। इलाके में आने वाले व्यापारी और महाजन जमीन पर कब्जा करते जा रहे थे। सायमल के 84 देश की मुखियाओं और काश्तकारों को संगठित किया गया। इसके लिए उन्होंने रात के साय में गांव-गांव जाकर बात की और लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार किया। बहुत सारे दूसरे स्थानों की तरह यहाँ भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन एक व्यापक विद्रोह में तब्दील हो गया था। अब विद्रोह उत्पीड़न और अन्याय के तमाम चिन्हों के खिलाफ होने लगा था। किसान अपने खेत छोड़कर निकल पड़े और महाजनों व व्यापारियों को घर बार लूटने लगे। बेदखल, मतलब जो लोग टैक्स लेते थे, कौन लेते थे, तो यही भूरा मतलब जो ये महाजन वगैरह और व्यापारी वगैरह, और वो कौन से थे, हाँ उनको क्या कहते, जमींदार को ही तो स्थायी बंदोबस्त के तहत इन लोगों ने टैक्स के लिए मालिक बना रखा था कि हाँ आप लोग क्या करेंगे, आप लोग पूरा बंगाल का टैक्स लेंगे। स्थायी बंदोबस्त चला था ना वेस्ट बंगाल साइड, पिछले चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने। पूरा टैक्स आप लोग लेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर वो टैक्स आप लोगों को अंग्रेजों को देना होगा। तो किसान अपने खेत छोड़कर निकले और महाजनों और व्यापारियों के घर इन्होंने लूट लिए। बेदखल भूस्वामियों ने छिन चुकी जमीनों पर दोबारा कब्जा कर लिया। साहमल के आदमियों ने सरकारी इमारतों पर हमला किया, नदी का पुल ध्वस्त कर दिया, नदी का पुल तोड़ दिया ताकि इस पार से उस पार ना जा सकें, और पक्की सड़कों को खोद डाला, है ना। इसकी एक वजह यह थी कि वे सरकारी फौजों का रास्ता रोकना चाहते थे। दूसरी वजह यह थी कि पुलों और सड़कों की ब्रिटिश शासन का प्रतीक माने जाते थे। हमारे इंडिया के लोगों ने उस समय पे पुल और सड़कें नहीं बनवाई हुई थी। किन्होंने बनाई हुई थी, ये लोग जो है व्यापार कर रहे थे, तो व्यापार की सुविधा के लिए इन्हीं लोगों ने ये सब चीज़ें बनवाई थी। दूसरी वजह यह थी कि पुलों और सड़कों को ये हो गया। उन्होंने दिल्ली में विद्रोह करने वाले सिपाहियों को रसद पहुंचाई और ब्रिटिश हेडक्वार्टर और मेरठ के बीच तमाम सरकारी संचार बंद कर दिए गए। उसे न्याय भवन का नाम दिया गया और वहीं से झगड़ों और विवादों का फैसला करने लगे। उन्होंने गुप्तचरी का भी हैरतअंगेज नेटवर्क स्थापित कर लिया था। कुछ समय के लिए लोगों को लगा कि फिरंगी राज खत्म हो चुका है और उनका राज आ गया है। जुलाई 1857 में साहमल को युद्ध में मार दिया गया। साहमल मर गए यहाँ से। मौलवी अहमदुल्ला शाह, इनको देखिए कि मौलवी अहमदुल्ला शाह कहाँ थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले बहुत सारे मौलवियों में से एक थे। हैदराबाद में शिक्षित शाह काफ़ी उम्र में ही उपदेशक बन गए थे। 1856 में उन्हें, ये कहाँ थे, हैदराबाद में, याद रखिएगा। 1856 में उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का प्रचार करने और लोगों को विद्रोह के लिए तैयार करते हुए गांव-गांव जाते देखा गया था। वे एक पालकी में बैठकर चलते थे। पालकी के आगे पीछे ढोल और पीछे उनके समर्थक होते थे, इसलिए उन्हें लोग बाग क्या कहते थे, डंका साहब के नाम से जानते थे, ढोल की वजह से, है ना, डंका साहब बोलते थे। ब्रिटिश अफसर इस बात से परेशान थे कि मौलवी के साथ हजारों लोग जुट रहे हैं और बहुत सारे मुसलमान उन्हें पैगंबर मानने लगे थे और समझते थे कि वह इस्लाम के आदर्शों से ओतप्रोत हैं। जब 1856 में वे लखनऊ पहुँचे तो पुलिस ने उन्हें शहर में उपदेश देने से रोक दिया। उपदेश दे रहे थे लोग, अपने प्रचार कर रहे थे, है ना। 1857 में उन्हें फैजाबाद जेल में बंद कर दिया गया। मौलवी को रिहाई होने से उन्हें 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोह ने अपने नेता चुन लिया था। उन्होंने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया जिसमें हेनरी लॉरेंस की अगुवाई वाली टुकड़ियों को मुक्की खानी पड़ी, यानी सफलता नहीं मिली, मुक्की खानी पड़ी, पीछे लौटना पड़ा। मौलवी साहब को उनकी बहादुरी और ताकत के लिए जाना जाता था। बहुत सारे लोग मानते थे कि उनको कोई नहीं हरा सकता, उनके पास जादुई शक्तियाँ हैं और अंग्रेज उनका बाल विवाह का नहीं कर सकते। काफ़ी हद तक इसी विश्वास के कारण उन लोगों में इतना अधिकार प्राप्त हो चुका था। चलिए देखिए आगे, अफवाहें और भविष्यवाणी। तो अफवाहें क्या थीं? ये सुअर और ये गाय की चर्बी का माँ से भी तो आपकी एक अफवाह थी। 100% इसको भी नहीं कह सकते कि अफवाह थी, क्या थी। चलिए देखते हैं आगे। तरह तरह की अफवाहों और भविष्यवाणियों के जरिए लोगों को उठ खड़ा होने के लिए उकसाया जा रहा था। जैसे कि हमने पीछे देखा, मेरठ से दिल्ली आने वाले सिपाहियों ने बहादुर शाह को उन कारतूसों के बारे में बताया था। किसने? तो देखिए अब क्या हुआ, जिन पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा हुआ था। उनका कहना है कि अगर वे इन कारतूसों को मुंह से लगाएंगे तो उनकी जाति और मजहब दोनों ही भ्रष्ट हो जाएंगे, है ना।
सिपाही शाकाहारी होते थे ना एकदम उस समय पे लोग। सिपाहियों का इशारा इनफील्ड राइफल के उन कारतूसों की तरफ था जो बंदूक का नाम भी पूछता है, कौन सी थी, इनफील्ड राइफल थी। उन कारतूसों की तरफ था जो हाल ही में उन्हें दिए गए थे। अंग्रेजों ने सिपाहियों को लाख समझाया कि भाई ऐसा नहीं है, लेकिन यह उत्तर भारत की छावनी में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। जैसे जंगल की आग फैलती है ना बहुत तेजी से, उसी तरह फैली थी। इस अफवाह का स्रोत ढूंढा जा रहा था। राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के कमांडेंट कैप्टन राइट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि दमदम स्थित शस्त्रागार में काम करने वाले, देखिए क्या था, वजह क्या थी क्लियर नहीं पता, लेकिन इन्होंने कमांडेंट कैप्टन ने जो भी राइट ने लिखा हुआ है अपनी रिपोर्ट में वो चीज़ दी गई है कि एक नीची जाति के एक खलासी ने जनवरी 1857 के तीसरे हफ्ते में एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने के लिए कहा। क्या हुआ कि वो जो ब्राह्मण सिपाही था उससे क्या बोला गया कि आप मुझे अपने लोटे से पानी दे दीजिए, है ना। तो ब्राह्मण सिपाही ने यह कहकर अपने लोटे से पानी पिलाने से इनकार कर दिया कि नीची जाति के छूने से लोटा अपवित्र हो जाएगा। ठीक है, अब वो जो नीची जाति का पर्सन था वो बोलता है रिपोर्ट के मुताबिक, इस पर खलासी ने जवाब दिया, जो नीची जाति का व्यक्ति था खलासी, उसने जवाब दिया कि ठीक है, वैसे भी जल्दी ही तुम्हारी जाति भी भ्रष्ट होने वाली है, क्या फ़र्क पड़ता है, आपका तो इधर पे लोटा पवित्र हो रहा है, पूरी की पूरी जाति भ्रष्ट हो जाएगी। तो अब जो ब्राह्मण सिपाही थे, भाई कैसे, तो उसने बोला कैसे, तो बोला अब तुम्हें गाय और सुअर की चर्बी लगी कारतूसों को मुँह से खींचना पड़ेगा। अब भाई जो वो हिंदू सिपाही था, जो ब्राह्मण सिपाही था, उसको टेंशन, और वहाँ से खबर फैली कि ये कारतूस क्या है, चर्बी की चढ़ी हुई है। अब ये बात हो सकता कि सही हो सकता क्या हो कि जो वो खलासी था उसने अभी ही बोल दी हूँ चीज़ें, ऐसे ही बोल दी हूँ कि भाई उसको लोटा से पानी नहीं पीने दिया, तो नीची जाति का पर्सन था तो उसने ऐसे ही हवाबाजी कर दी। वैसे लगभग हो सकता, वैसे उसने झूठी बोला होगा 50%, पता नहीं, क्लियर बात तो है नहीं हमें पता। चलिए देखिए, इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता के बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जब एक बार यह अफवाह फैलना शुरू हो गई तो अंग्रेज अफसरों के तमाम आश्वासनों के बावजूद इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता था, और इसने सिपाहियों में एक गहरा गुस्सा पैदा कर दिया था। 1857 की शुरुआत तक उत्तर भारत में यही एक अफवाह नहीं थी। कौन सी थी, देखिए दूसरी क्या थी। यह अफवाह भी जोरों पर थी कि अंग्रेज सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए एक भयानक साजिश रची है। कैसी साजिश रची है, इसको देखिए। अफवाह फैलाने वाले का कहना था कि इसी में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिला हुआ है, सॉरी ये लाइन छूट गई। इसी मकसद को हासिल करने के लिए अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले, जो बाजार से आटा मिलता था उसमें क्या मिला हुआ है, गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिला हुआ है। ये दूसरी अफवाह थी, मतलब गजब की थी। शहरों और छावनियों में सिपाहियों और आम लोगों ने आटा को छूने से भी इनकार कर दिया। भाई खाना तो दूर की बात है, इन्होंने तो आटा छूना ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें सुअर और गाय की हड्डियों का चूरमा मिला हुआ है ना। चारों तरफ इस आशय का भय और शक बना हुआ था कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते थे। अब बेचैनी बहुत तेजी से फैली। ब्रिटिश अफसरों ने लोगों को अपनी बात का यकीन दिलाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन नाकामयाब रहे। इन्हीं बेचैनियों ने लोगों को अगला कदम उठाने के लिए झिझोड़ा। अभी दूसरी बात हो गई कि भाई आटा में तो हड्डियों का चूरमा मिला हुआ है, तो अब फिर से लोग बागों में गुस्सा फूटा। किसी बड़ी कार्रवाई के आह्वान को इस भविष्यवाणी से और बल मिला कि प्लासी की जंग के 100 साल पूरे होते ही 23 जून 1857 को अंग्रेज राज खत्म हो जाएगा। प्लासी का युद्ध आपका 23 जून 1757 को हुआ था, है ना। प्लासी के युद्ध को 100 साल हुए, क्योंकि प्लासी के युद्ध से ही जीते थे अंग्रेज अच्छे खासे। बात सिर्फ अफवाहों तक ही सीमित नहीं थी। उत्तर भारत के विभिन्न भागों से गांव में एक और चीज़ थी, ये पता नहीं क्या था, मुझे भी समझ में नहीं आया। भागों से गांव में चपातियां बांटने की भी रिपोर्ट आ रही थी। बताते हैं कि रात में एक आदमी आकर गांव में चौकीदार को एक चपाती तथा 5 और चपाती बनाकर अगले गांव में पहुंचाने का निर्देश देता है, और यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। चपातियां बांटने का मतलब और मकसद ना उस समय स्पष्ट हुआ, ना ही स्पष्ट हुआ आज भी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि लोग इसे किसी न किसी उथल पुथल का संकेत मानते थे। इनका कुछ कोटबाट होगा भाई, अब क्या पता चपातियाँ बांटना, रोटियां क्यों बांट रहे थे वो लोग जाने। लोग अफवाहों में विश्वास क्यों कर रहे थे, देखिए क्यों कर रहे थे अफवाहों में विश्वास। इतिहास में अफवाहों और भविष्यवाणियों की ताकत को सिर्फ इस आधार पर नहीं समझा जा सकता कि वे वाकई में सच थी या नहीं। हमें देखना यह चाहिए कि जो उन पर यकीन कर रहे थे उनकी मानसिकता के बारे में
इनसे क्या पता चलता है? वे अफवाहें और भविष्यवाणियाँ, उनके भय, उनकी शंकाओं, उनके विश्वासों और प्रतिबद्धताओं के बारे में क्या बताती हैं? अफवाह तभी फैलती है जब उसमें लोगों के जहन में गहरे दबे डर और संदेह की अनुगूंज सुनाई देती है। आगे देखिए, अगर 1857 की इन अफवाहों को 1820 के दशक में अंग्रेजों द्वारा अपनाई जा रही नीतियों के संदर्भ में देखा जाए तो उनका मतलब ज़्यादा आसानी से समझा जा सकता है। देख लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में उसी समय से ब्रिटिश सरकार पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचार और पश्चिमी संस्थाओं के जरिए भारतीय समाज को सुधारने के लिए खास तरह की नीतियाँ लागू कर रही थी। अपनी शिक्षा देना, अपना पहनावा पहनाना, उपनिवेश करना पूरी तरीके से हम लोगों को, है ना, अपने विचार व्यक्त करना, यानी अगर हम माइंड से सोचते हैं तो उन्हीं की तरह सोचें। तो देखिए, अगर हम उनकी शिक्षा लेंगे तो उनकी तरह सोचने भी लगेंगे, उनके बीचों बीच रहेंगे तो उनकी तरह सोचने लगेंगे। सीधी सीधी बात है ना। तो ये नीतियाँ लागू हो रही थी और बोल रहे थे कि आप लोग तो बढ़िया सब हो भाई, हिंदुओं को, मतलब हिंदुओं ने हिंदुस्तानियों को बोल रहे थे, आप लोग बढ़िया सब हो, हम आप लोगों को सभ्य बनाएंगे, हम आपके नेता हैं, हम आपके भगवान हैं। ये था इनका मानना। भारतीय समाज के कुछ तबकों की सहायता से उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए थे, जिनमें पश्चिमी विज्ञान और उदार कलाओं के बारे में पढ़ाया जाता था। अंग्रेजों ने सती प्रथा को ख़त्म कर दिया था और हिंदू विधवा विवाह की वैधता देने के लिए कानून बनाए थे। इनको सती प्रथा और हिंदू विधवा विवाह बिल्कुल पसंद नहीं था। हिंदू विधवा विवाह, इस चीज़ को इन्होंने लागू किया और सती प्रथा बंद करने वाला एक्ट लागू किया। शासकीय दुर्बलता और दत्तकता यानी दत्तक पुत्र वाली दत्तकता को अवैध घोषित कर देने जैसे बहानों के जरिए अंग्रेजों ने न केवल अवध बल्कि झांसी और सतारा जैसी बहुत सारी दूसरी रियासतों को भी कब्जे में ले लिया था। यानी दत्तक पुत्र को देने के लिए तैयार नहीं थी रियासत। अगर संतान नहीं है तो खुद जो है अपने कब्जे में ले लेते थे। वहाँ अंग्रेज अपने ढंग की शासन व्यवस्था, अपने कानून, भूमि विवादों के निपटारे की अपनी पद्धति और भू राजस्व वसूली की अपनी व्यवस्था लागू कर देते थे। उत्तर भारत के लोगों पर इन सब कार्रवाइयों का गहरा असर पड़ा। लोगों को लगता था कि वे अब तक जिन चीज़ों की कद्र करते थे, उन जिनको पवित्र मानते थे, चाहे राज्य रजवाड़े हों, सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज हों या भू स्वामित्व लगान अदायगी की प्रणाली हो, उन सबको ख़त्म करके एक ऐसी व्यवस्था लागू की जा रही थी जो ज़्यादा हृदयहीन, पराई और दमनकारी थी। देखिए, इस सोच को ईसाई प्रचारकों की गतिविधियों से भी बल मिल रहा था। ऐसे अनिश्चित हालात में अफवाहें रातों रात फैलने लगती थी। सन 1857 के विद्रोह के आधार का विस्तार से पता लगाने के लिए आइए अवध का जरा नज़दीकी से अध्ययन करते हैं। अवध 1857 के इस भव्य नाटक का बड़ा केंद्र था। ये क्या दिया हुआ है? रेजिडेंट गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को कहा जाता था। तो रेजिडेंट शब्द मिलेगा आपको या मिला हुआ है, तो किसको बोला जाता था? तो गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को बोला जाता था, है ना। यानी जो प्रतिनिधित्व करता था गवर्नर जनरल का, उसे ऐसे राज्य में तैनात किया जाता था जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत नहीं था। यानी गवर्नर जनरल का आदमी था ये रेजिडेंट। इस व्यक्ति को इसके जरिए रखा जाता था। चलिए, अवध में विद्रोह पहले तो देख लीजिए। सहायक संधि, तो सहायक संधि किसके द्वारा की गई थी? कौन सा गवर्नर जनरल था उस समय पर? तो याद रखिएगा, वेलेस्ली था। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में तैयार की गई थी। एक व्यवस्था थी, अंग्रेजों के साथ यह संधि करने वालों को कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। कौन सी शर्तें थीं? शर्तें बहुत कड़क रखी हुई थी अंग्रेजों ने। पहली शर्तें थी इनकी कि अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौती से रक्षा करेंगे। यानी ये सहायक संधि जैसे एक राजा के साथ कर ली, ठीक है। अब उस राजा के साथ जो सहायक संधि हो गई, तो अब क्या होगा कि राजा क्या करेगा? उनकी सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेगा। अगर कोई इस पर हमला कर देगा तो अंग्रेज उसकी सुरक्षा करेगा। दूसरा क्या था? सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात करेगी। सहयोगी पक्ष था, उसके आसपास क्या करेगा? एक सैनिक टुकड़ी तैयार हो जाएगी जो उसके आसपास रहेगी, और कभी भी युद्ध करने के लिए ज़रूरत पड़े या राजा की रक्षा करने के लिए ज़रूरत पड़ी तो वो सैनिक टुकड़ी थी। तीसरी बात थी, सहयोगी पक्ष की इस टुकड़ी के रख रखाव की व्यवस्था करनी होगी। मतलब जो ये व्यक्ति है, जो ये सैनिक हैं इतने सारे, इनकी खान पीन की व्यवस्था, रख रखाव की व्यवस्था कौन करेगा रहने की? तो राजा करेंगे। इनकी चालूगिरी देखिए कि खुद के सैनिक, ठीक, सैनिक खुद के, और खान पीन कौन दे रहा है? राजा, सहायक संधि के तहत। चौथी बात क्या थी?
सहयोगी पक्ष सहयोगी पक्ष ना तो किसी और शासन के साथ संधि कर सकेगा शासक के साथ, और ना ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा ले सकेगा। यानी अपनी तरीके से कठपुतली बिठा रखी थी, सीधी सी बात है, कठपुतली वाला सिस्टम है। इसको देखिए, एक गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। एक चेरी का फल एक दिन हमारे मुंह में ही आकर गिरेगा। ये तो हो गया आपका हाँ ना अंग देखिए। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि गिलास फल एक गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने क्या बोला था अवध की रियासत के बारे में कि ये जो आप चेरी का फल रखा हुआ है ये क्या होगा, एक ना एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 5 साल बाद 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। अवध की रियासत को, रियासत पर कब्जे का यह सिलसिला जरा लंबा चला। 1801 से अवध में सहायक संधि थोप दी गई। इस संधि में शर्त थी कि नवाब अपनी सेना खत्म कर दे, रियासत में अंग्रेज टुकड़ियों की तैनाती की इजाज़त दे और दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर काम करे। अपनी सैनिक ताकत से वंचित हो जाने के बाद नवाब अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिनों दिन अंग्रेजों पर निर्भर होता जा रहा था। अब विद्रोही मुखियाओं और ताल्लुकदारों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। अवध पर कब्जे में अंग्रेजों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगता था कि वहाँ की ज़मीन नील और कपास की खेती के लिए मुफीद थी, यानी बहुत अच्छी थी, है ना। और इस इलाके को उत्तरी भारत के एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा रहा था। उत्तर भारत में खेती बहुत अच्छी होती है, समतल मैदान है, ठीक है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र मिल जाता है, गंगा यमुना का दोआब मिल जाता है। 1850 के दशक की शुरुआत तक वे देश के ज़्यादातर बड़े हिस्सों पर जीत हासिल कर चुके थे। मराठा, भूमि दोआब, कर्नाटक, पंजाब और बंगाल सब अंग्रेजों की झोली में थे। तकरीबन एक सदी पहले बंगाल पर जीत के साथ शुरू हुई क्षेत्रीय विस्तार की यह प्रक्रिया 1856 में अवध के अधिग्रहण के साथ मुकम्मल हो गई थी। आगे देखिए, मुकम्मल हो जाने वाली थी, देह से जान जा चुकी है। इसको देखिए, देह से, शरीर से, बॉडी से क्या निकल चुका है, जान निकल चुकी है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए इस अधिग्रहण में तमाम इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष था, लेकिन इतना गुस्सा कहीं नहीं था जैसे उत्तर भारत की शान कहे जाने वाले अवध की रियासत में था। उत्तर भारत की शान अवध, और अवध में उस समय बहुत ज़्यादा चीज़ें फैली हुई थी। यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को यह कहते हुए गद्दी से हटाकर कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया था कि वह अच्छी तरह शासन नहीं चला रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ने यह निराधार निष्कर्ष भी निकाल लिया कि वाजिद अली शाह लोकप्रिय नहीं थे। क्या है इधर पर, नवाब साहब जा चुके थे, उसको बाद में देखेंगे। मगर सच यह है कि लोग उन्हें दिल से चाहते थे। अंग्रेजों ने क्या बोला कि वाजिद अली शाह अच्छे नेता नहीं है, लोकप्रिय नहीं है, लेकिन बात तो यह थी कि वहाँ के लोग उन्हें बहुत चाहते थे। जब भी अपने प्यारे लखनऊ से विदा ले रहे थे तो बहुत सारे लोग विलाप करते हुए कानपुर तक पीछे पीछे गए थे। लखनऊ से कानपुर चले गए थे, बताइए इतनी दूर तक। आज की अगर बात करें तो ट्रेन से भी लखनऊ से कानपुर 2-2.5 घंटे की रास्ता है, बस से 3-4 घंटे की रास्ता है ना। 100 किलोमीटर से ऊपर हो जाता है लखनऊ से कानपुर। ये लोग पैदल चल दिए थे अपने नवाब के चक्कर में। चलिए देखिए, नवाब के निष्कासन से पैदा हुए दुख और अपमान के इस व्यापक एहसास को उस समय के बहुत सारे प्रेक्षकों में दर्ज किया गया है। एक ने लिखा है, देह से जान जा चुकी है, शहर की काया बेजान थी। कोई सड़क, कोई बाजार, कोई घर ऐसा ना था जहां से जान आलम से बिछड़ने पर बिलाप का शोर ना गूंज रहा हो। इनके यहाँ तो देखिए, भाई जान, अम्मी जान, अब्बा जान, मोमडन में ऐसी चीज़ें बोलते हैं, तो ये मोमडन ही तो थे नवाब, इसलिए जान ये आलम बोलते थे इनको, है ना। तो एक लोकगीत में इस बात पर शोक व्यक्त हुआ है, तो पढ़ लेना। चलिए देखिए आगे। इस भावनात्मा को थल को भौतिक क्षति के एहसास से और बल मिला। नवाब को हटाए जाने से दरबार और उसकी संस्कृति भी खत्म हो गई। संगीतकारों, नृत्यकों, कवियों, कारीगरों, बावर्चियों, नौकरों, सरकारी कर्मचारियों, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जा चुकी थी। जो बहुत सारे लोग देखिए महल में काम करने वाले लगे होते हैं, है ना, नाचने वाली लगी होती हैं, खाना बनाने वाले बावर्ची वगैरह लगे होते हैं, नाटक दिखाने वाले, मनोरंजन करने वाले लोग लगे होते हैं। तो इन सब लोगों की रोजी रोटी छिन गई। फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा। अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमारों, ताल्लुकदारों, किसानों और सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। वे सभी फिरंगी
राज के आगमन को विभिन्न अर्थों में एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देखने लगे। वे चीज़ें बिखर रही थीं जो लोगों के लिए बहुमूल्य थीं, जिनको वे प्यार करते थे। 1857 के विद्रोह में तमाम भावनाओं और मुद्दे, परंपराएं और निष्ठाएं भी व्यक्त हो रही थीं। बाकी जगहों के मुकाबले अवध में यह विद्रोह एक विदेशी शासन के खिलाफ लोक प्रतिरोध की अभिव्यक्ति बन गया था। अवध के अधिग्रहण से सिर्फ नवाब की ही गद्दी नहीं छिनी थी, इसने इलाके के ताल्लुकदारों को भी लाचार कर दिया था। अवध के समूचे देहात में ताल्लुकदारों की जागीरें और किले बिखरे हुए थे। चलिए यहाँ से देख लीजिए। पिंक कलर करने के चक्कर में वीडियो पॉज हो गई और वहाँ से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, ये ओपन नहीं रही, ठीक है ना। अब जहाँ से भी चीज़ आपकी रही हों, यहीं कहीं से रही होंगी, है ना। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा। अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमारों, ताल्लुकदारों, किसानों और सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। वे सभी फिरंगी राज के आगमन को विभिन्न अर्थों में एक दुनिया की संपत्ति के रूप में देखने लगे थे। वे चीज़ें बिखर रही थीं जो लोगों के लिए बहुमूल्य थीं, जिनको वे प्यार करते थे। 1857 के विद्रोह में तमाम भावनाएं और मुद्दे, परंपराएं और निष्ठा भी व्यक्त हो रही थीं। बाकी जगहों के मुकाबले अवध में यह विद्रोह एक विदेशी शासन के खिलाफ लोक प्रतिरोध की अभिव्यक्ति बन रहा था। ऐसे देखिए, अवध के अधिग्रहण से सिर्फ नवाब की गद्दी नहीं छिनी थी, इसके इलाकों के ताल्लुकदारों को भी लाचार कर दिया गया था। अवध के समूचे देहात में ताल्लुकदारों की जागीरें और किले बिखरे हुए थे। ये लोग पीढ़ियों से अपने इलाके में जमीन और सत्ता पर नियंत्रण रखते आए हैं। अंग्रेजों के आने से पहले ताल्लुकदारों के पास हथियारबंद सिपाही होते थे, उनके अपने इलाके थे, उनके अपने किले थे। अगर वे नवाब की संप्रभुता को स्वीकार कर लें और अपने ताल्लुकदार का राजस्व चुकाते रहें तो उनके पास काफ़ी स्वायत्त भी होती थी। कुछ बड़े ताल्लुकदारों के पास तो 12,000 तक पैदल सिपाही होते थे। बताइए, इतने सारे सिपाही थे। और छोटे मोटे ताल्लुकदारों के पास भी 200 सिपाहियों की टुकड़ी तो होती ही थी। अंग्रेज इन ताल्लुकदारों की सत्ता को बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। अधिग्रहण के फौरन बाद ताल्लुकदारों की सेना भंग कर दी गई। उनके दुर्ग क्या किए, तोड़ दिए गए, ध्वस्त कर दिए गए। ब्रिटिश भूराजस्व नीति ने ताल्लुकदारों की हैसियत और सत्ता को और चोट पहुंचाई। अधिग्रहण के बाद 1856 में एक मुस्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भूराजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई। यह बंदोबस्त इस मान्यता पर आधारित था कि ताल्लुकदार बिचौलिया थे। वो तो थे ही बिचौलिया ताल्लुकदार, अंग्रेज और किसानों के बीच में बिचौलिया थे, जिनके पास जमीन का मालिकाना नहीं था, मालिक नहीं थे जमीन के। उन्होंने बल और धोखाधड़ी के जरिए अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। एक मुफ्त बंदोबस्त में ताल्लुकदारों को उनकी ज़मीनों से बेदखल किया जाने लगा। आंकड़ों से पता चलता है कि अंग्रेजों के आने से पहले ताल्लुकदारों के पास अवध के 67% गाँव थे, 67%, और एक मुफ्त बंदोबस्त के बाद होने के बाद यह संख्या घटकर कितनी रह गई, 38% रह गई, 38%। दक्षिण अवध के ताल्लुकदारों को सबसे बुरी मार पड़ी। कुछ ने तो आधे से ज़्यादा गांव छोड़ के निकल गए ताल्लुकदार। भाई जान बचानी थी, क्या करते वहाँ पे, भाग गए। ब्रिटिश भूराजस्व अधिकारियों का मानना था कि ताल्लुकदारों को हटाकर वे जमीन असली मालिकों के हाथ में सौंप देंगे, जिससे किसानों के शोषण में कमी आएगी और भूराजस्व वसूली में इजाफा होगा। वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। भूराजस्व वसूली में तो इजाफा हुआ, लेकिन किसानों के बोझ में कमी नहीं आई। अधिकारियों को जल्दी ही समझ में आने लगा कि अवध के बहुत सारे इलाकों का मूल्य निर्धारण बहुत बड़ा चढ़ाकर किया गया था। कुछ स्थानों पर तो राजस्व मांग में 30 से 70% तक इजाफा हो गया था। यानी ना तो ताल्लुकदारों के पास और ना ही काश्तकारों के पास इस अधिग्रहण पर खुशी जताने का कोई कारण था। राजस्व देखिए, जहां 30% मांगा जाता था वहां पे 70% मांगने लगे लोग। कैसे चलेगा। ताल्लुकदारों की सत्ता छीनने का नतीजा यह हुआ कि एक पूरी सामाजिक व्यवस्था भंग हो गई। निष्ठा और संरक्षण के जिन बंधनों से किसान ताल्लुकदारों के साथ बंधे हुए थे वे अस्त व्यस्त हो गए। अंग्रेजों से पहले ताल्लुकदार ही जनता का उत्पीड़न करते थे, लेकिन जनता की नज़र में बहुत सारे ताल्लुकदार दयालु अभिभावक की छवि भी रखते थे। वे किसानों से तरह तरह के मद में पैसा तो वसूलते थे, लेकिन बुरे वक्त में किसानों की मदद भी करते थे। ये चीज़ थी। अब अंग्रेजों के राज में किसान मनमाने राजस्व आकलन और गैर लचीली राजस्व व्यवस्था के तहत बुरी तरह पिसने लगे थे। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि कठिन वक्त में या फसल खराब हो जाने पर सरकार राजस्व मांग में कोई कमी करेगी या वसूली को कुछ समय के लिए टाल दिया जाएगा। ना ही किसानों को इस बात की उम्मीद थी कि तीज त्यौहार पर कोई कर्जा और मदद मिल पाएगी जो पहले ताल्लुकदारों से मिल जाती थी।
अवध जैसे जिन इलाकों में 1857 के दौरान प्रतिरोध बेहद सघन और लंबा चला, वहाँ लड़ाई की बागडोर असल में ताल्लुकदारों और उनके किसानों के हाथ में ही थी। बहुत सारे ताल्लुकदार अवध के नवाब के प्रति निष्ठा रखते थे, इसलिए वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल के खेमे में शामिल हो गए। यानी बेगम हजरत महल ने एक खेमा बना रखा था, एक ग्रुप है ना, जो कि नवाब की पत्नी थी, लखनऊ के नवाब की। उनमें से कुछ तो बेगम की पराजय के बाद भी उनके साथ डटे रहे। किसानों का असंतोष अब फौजी बैरकों में भी पहुंचने लगा था, क्योंकि बहुत सारे किसान अवध के गांव से ही भर्ती किए गए थे। किसानों के बच्चे ही भर्ती किए गए थे इसमें। दशकों से सिपाही कम वेतन और छुट्टी, ना तो इनके वेतन देते थे सिपाहियों को, ना ही छुट्टी देते थे समय से, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों से बहुत असंतुष्ट थे। 1850 के दशक तक आते आते उनके असंतोष में कई नए कारण और पैदा हो चुके थे। देखिए 1857 के जन विद्रोह से पहले के सालों में सिपाहियों ने अपने गोरे अफसरों के साथ रिश्ते काफ़ी बदल चुके थे इनके। 1820 के दशक में अंग्रेज अफसर सिपाहियों के साथ दोस्ताना ताल्लुक रखने पर खासा जोर देते थे। भी उनकी मौज मस्ती में शामिल होते थे, उनके साथ मल्ल युद्ध करते थे, उनके साथ तलवारबाजी करते थे और उनके साथ शिकार करते थे। उनमें से बहुत सारे तो बखूबी हिंदुस्तानी बोलना जानते थे और साथ और यहाँ के रीति रिवाज और संस्कृति से वाकिफ थे। रहते थे तो भाई संस्कृति सीख गए, रीति रिवाज सीख गए, बोलचाल सीख गए। उनमें अफसर की कड़क और अभिभावक का स्नेह दोनों ने थे। इधर से देखिए 1840 के दशक में स्थिति बदलने लगी। अफसरों में श्रेष्ठता का भाव पैदा होने लगा और वे सिपाहियों को कमतर नस्ल का मानने लगे। वे उनकी भावनाओं की जरा सी फिक्र नहीं करते थे, गाली गलौच और शारीरिक हिंसा करते थे सिपाहियों के साथ। सिपाहियों और अफसरों के बीच फासला बढ़ता गया, पर उसकी जगह संदेह ने ले ली चिकनाई युक्त कारतूसों की घटना इसका एक बढ़िया उदाहरण है। संदेह, शक, है ना। यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तर भारत में सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच बहुत गहरे संबंध थे। बंगाल आर्मी के सिपाहियों में से बहुत सारे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव से भर्ती होकर आए थे। उनमें से बहुत सारे ब्राह्मण या ऊंची जाति के थे। बहुत सारे सिपाही कहाँ से थे, तो ऊंची जाति के थे। बल्कि अवध को तो बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। बंगाल आर्मी की पौधशाला किस क्षेत्र को कहा जाता था? अवध को। याद रखिएगा। सिपाहियों के परिवार अपने पूछ सकता है एग्जाम में 1857 के समय पर बंगाल आर्मी की पौधशाला किसको कहा जाता था? कौन से स्थान को? तो बंगाल को। सिपाहियों के परिवार अपने इर्द गिर्द जिन बदलावों को देख रहे थे और उन्हें जो खतरे दिखाई दे रहे थे वे जल्दी ही सिपाही लाइनों में भी दिखाई देने लगे। दूसरी ओर कारतूसों के बारे में सिपाहियों का भय, छुट्टियों के बारे में उनकी शिकायतें, बढ़ते दुर्व्यवहार और नस्ली गाली गलौज के प्रति बढ़ता असंतोष गाँव में भी प्रतिबिंबित होने लगा था। सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच मौजूद इन संबंधों से जन विद्रोह के रूप रंग पर गहरा असर पड़ा। जब सिपाही अपने अफसरों की अवज्ञा करते थे और हथियार उठाते थे तो फौरन ही गांव में उनके भाई बिरादर भी उनके साथ, भाई बिरादर बोलते थे बिरादर को। गांव के लोग को बिरादर बोलते हैं ना, है ना। बिरादर तो भाई सगे भाई को बोलते हैं। उनके साथ आ जुटते थे। हर कहीं किसान शहरों में पहुंचकर सिपाहियों और शहर के आम लोगों के साथ जुड़कर विद्रोह के सामूहिक कृत्य में शामिल होते थे। कृत्य मीन्स होता है कार्य, कार्य मीन्स होता है काम, है ना। विद्रोही क्या चाहते थे? तो चलिए इसको देखते हैं कि विद्रोही क्या चाहते थे। इसको देखेंगे नए पार्ट के साथ, क्योंकि 48 मिनट का हो चुका है। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।